हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है गैप फिजिक्स से। और आज हम फिर से आए हैं एक फिजिक्स का शॉर्ट नोट लेके। थोड़ा बच्चों का डिमांड था कि मैं एक मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स लेके आऊँ, तो मैं उन्हें क्विकली मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँगा। ये टॉपिक हालांकि इम्पोर्टेंट ही है, बिकॉज इसके क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आते, इनडायरेक्टली सारे चैप्टर्स में भी पूछे जा सकते हैं और बोर्ड और सीटी के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो हम समझ लेते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर क्या है ना। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो मैग्नेटिज्म में हम ऑब्वियस है कि मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत होती है बार मैग्नेट से। बार मैग्नेट के पास नॉर्थ एंड साउथ दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ। साउथ को जनरली हम नेगेटिव मानते हैं, क्यू एम लिख रहा हूँ मैं पोल स्ट्रेंथ को, और अगर ये नॉर्थ है तो प्लस मान के इसको प्लस क्यू एम लिख रहा हूँ। इनके बीच का सेपरेशन मैं कुछ एल एल लेता हूँ, है ना। और इसमें दो तरह का लेंथ होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, जोग्राफिकल लेंथ बोल सकते हैं, और एक होता है मैग्नेटिक लेंथ। जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम जोग्राफिकल, और जो इनके पोल के बीच का लेंथ है उसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम बोल सकते हैं एम। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है 1/4 स्ट्रेंथ और सेपरेशन बिटवीन देम का प्रोडक्ट। डायरेक्शन जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में माइनस से प्लस होता था, उसी तरह यहाँ से साउथ से नॉर्थ होगा। डायरेक्शन कैसा होगा यहाँ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इस डाइपोल मोमेंट की वजह से फील्ड भी होती है। मतलब हमने एक बार मैग्नेट लिया, मान लो इरेज कर देता हूँ इसको। हमने एक बार मैग्नेट लिया और इसमें एक साउथ है, साउथ, और ये है नॉर्थ, यानी ये माइनस क्यू एम है और ये प्लस क्यू एम है। इनके बीच का सेपरेशन जैसा मैं बोल रहा हूँ, ये एल है, ये भी एल है। इसके सेंटर से आर दूरी पे एक पॉइंट पी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका एक्सियल पॉइंट है, और अगर इसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे अगर मैं कोई पॉइंट लूँगा, मान लो इसको पी बोला या इसको पी डैश बोल देता हूँ, तो ये इक्विटोरियल है और ये है एक्सियल। तो एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0/4π 2m/r³। इक्विटोरियल पे जो होगा वो जैसा कि पता है आपको, μ0/4π m/r³ ये आता है। तो ये हमारा इक्विटोरियल का है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है एक्सियल पॉइंट का। जनरल पॉइंट पे लिखने का सबसे आसान तरीका आप यही याद रखो, यहाँ पे माइनस क्यू एम है, यहाँ पे प्लस क्यू एम है। इसके मिड पॉइंट से थीटा एंगल पर हमने एक पॉइंट ले ली पी, ये जनरल पॉइंट पे हमें बतानी है। डाइपोल मोमेंट अभी भी माइनस से प्लस की तरफ इधर है। एम का दो कंपोनेंट होगा, इधर एम कॉस थीटा होगा, इसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे इधर एक पॉइंट ले लेता हूँ पी डैश, यहाँ पे होगा एम साइन थीटा। इन दोनों के हिसाब से अगर मुझे लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एट जनरल पी μ0/4π m/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। तो आप यहाँ से एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों निकाल सकते हैं। और अगर मुझे लिखना हो वर्क डन ड्यू टू रोटेटिंग डाइपोल, तो मुझे पता है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर मैं मैग्नेट को रख रहा हूँ, मान लो ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, तो डायरेक्शन तो एम का यही है। एम से मान लो ये कुछ थीटा इंक्लाइन है, बी से अगर थीटा इंक्लाइन है तो हम लिख सकते हैं, टॉर्क लिख पाएंगे हम, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ
फोर्स जो लग रहा होगा इधर लग रहा होगा, इस वाले पे कितना लग रहा होगा, क्यू एम इंटू बी इधर लग रहा होगा, क्यू माइनस क्यू एम इंटू बी, तो अपोजिट में लग रहा होगा। परपेंडिकुलर लेंथ इसके सेंटर ऑफ मास से हो जाएगा। अगर ये पूरा एल है तो इधर वाला कंपोनेंट होगा एल कॉस थीटा, ये होगा एल साइन थीटा। सिमिलरली ये वाला भी कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो बड़े आराम से नेट टॉर्क लिखूंगा मैं, क्यू एम बी एल साइन थीटा। दोनों देखो क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रहा है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। डायरेक्ट ऐड करूँगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी यहाँ से Q इंटू 2L को मैं कैपिटल M लिख सकता हूँ, एम बी साइन थीटा। तो नेट टॉर्क में बड़े आराम से लिख सकता हूँ M क्रॉस B या एम बी साइन थीटा, इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, टॉर्क हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, मिनिमम आएगा। अगर वही मैं बोलूँ कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो यही टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी एम बी साइन 90 यानी एम बी के बराबर। तो बड़े आराम से आप टॉर्क लिख सकते हो। और मैंने वर्क डन का अगर हेडिंग डाला है तो मैं आगे वर्क डन ही लिखूँगा। जैसे आपको याद हो वर्क डन होता था एफ डॉट डी एस, है ना, डी डब्ल्यू की वैल्यू। उसी तरह से अगर रोटेशन में लिखूँगा तो डी डब्ल्यू हो जाएगा फोर्स की जगह पे टॉर्क, डी एस की जगह पे डी थीटा। अब जिधर फोर्स लगे उधर टॉर्क लगे तो एंगल 0 ही आएगा। तो इस तरीके से मैं इंटीग्रेट कर लूँगा। टॉर्क हमको पहले से पता है, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगर जनरल में कोई 0 से थीटा रिकॉर्ड खाली इसको करना हो तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस एम बी साइन थीटा आएगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं, है ना, कि मुझे θ1 से θ2 रोटेट करना है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये माइनस एम बी ऐसे नहीं आएगा। मैं 90 से मैक्सिमम इसके ओरिएंटेशन से थीटा अगर रोटेट करूँगा तब ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो अगर मुझे बताना हो कि वर्क डन कितना आएगा तो एम बी कॉस थीटा आया था, θ1 से θ2 तक अगर कर दूँ तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वर्क डन का θ1 से θ2 वो आ जाएगा एम बी, पहले कॉस θ2 है लेकिन माइनस साइन की वजह से कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये वर्क डन का रिजल्ट आ जाएगा। और मैंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि मैक्सिमम टॉर्क से थीटा रोटेट करने में जितना वर्क हुआ होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा हमेशा याद रखिएगा माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा। अब एनर्जी के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ, अगर एनर्जी की वैल्यू आती है मिनिमम तो जिसके पास मिनिमम एनर्जी है वो स्टेबल है, याद रखिएगा, है ना। और अगर एनर्जी की वैल्यू आती है मैक्सिमम, ज़्यादा एनर्जी है तो अनस्टेबल, या अगर बोलूँ कि जिसके पास एनर्जी है ही नहीं तो उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, यानी वो है न्यूट्रल। इस तरीके से आप याद रखिए। अब देखिए इस वाले फार्मूले में अगर थीटा की वैल्यू मैं 0 डिग्री डालूँ तो cos 0 1 होता है, तो वो स्टेबल ही रहेगा। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री डालूँ तो वो पॉजिटिव आएगा, यानी अनस्टेबल। थीटा की वैल्यू 90 डालूँ तो इस केस में न्यूट्रल रहेगा। आपको इसको ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, यू और आर का एक बस समझने के लिए ग्राफ है ये, कैसे याद रख सकते हैं। ये देखिए अगर बॉल यहाँ है स्लाइडली, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा भी इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करूँ तो वापस नहीं आएगा, यानी ये एनर्जी वाइज मैक्सिमम है तो अनस्टेबल हो गया। अगर यहाँ पर है कहीं भी स्लाइड करवाएंगे वापस जगह पे आएगा, यानी ये स्टेबल है। एनर्जी देख लीजिए यहाँ पे मिनिमम आ रही है, इस वाले पे एनर्जी 0 है, बॉल को इधर लुढ़काइए इधर लुढ़काइए फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल, मतलब इस बराबर वाले पे, तो ये न्यूट्रल है। आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा एनर्जी के बारे में। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको डाइपोल और एनर्जी आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए एक बारी सारे लोग, फिर यहाँ से हम आगे चलेंगे। तो अभी तक हमने मैग्नेटिज्म में बार मैग्नेट के बारे में खाली पढ़ा है, और ये बार मैग्नेट में हमने डाइपोल पढ़ा थोड़ा, और फील्ड पढ़ी, वर्क पढ़ी और टॉर्क पढ़ी, साथ साथ एनर्जी भी पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल, मैक्सिमम तो अनस्टेबल। तो अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे की कहानी। तो आगे जो है हम थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो प्रॉपर्टी तक बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक मटेरियल है हमारे पास जिसमें ऐसे डाइपोल ऐसे सारे डायरेक्शंस में है, मतलब रैंडम डायरेक्शन में है। सारे डायरेक्शन मतलब रैंडम डायरेक्शन, है ना। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड इस पर अप्लाई करोगे ना, तो सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। यानी इस वाले केस में नेट डाइपोल मोमेंट शुरुआत में 0 बोल सकते थे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 बोल सकते थे। क्या बताना चाहता हूँ, हम बताना चाहता हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन राइटिंग के लिए आप करिए ऐसा, थोड़ा तो खतरनाक में राइटिंग पहले से है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे एक बार मैग्नेट का एग्जांपल लेता हूँ, तो बार मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ है दोनों, और इसका लेंथ आई थिंक L और L12 है। जो एरिया है ना, ये वाला एरिया को A मान लिया हमने। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट में लिखता था QM इंटू 2L, और वॉल्यूम हो जाएगी कितनी, एरिया इंटू लेंथ। तो 2L से 2L कैंसिल, ये QM बाय A हो जाएगी। यहाँ से इस तरीके से हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आखिर है क्या ये, कितनी एक मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख पाती है अपने पास, है ना। कितनी मैग्नेटिक कैरेक्टर यूनिट वॉल्यूम में रखी है, वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी एच को कैसे डिफाइन करते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमिएबिलिटी, ठीक है। ये भी मैग्नेटिक कैरेक्टर ही बताता है। इन दोनों की वैल्यू की अगर बात करें, हमारे पास अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो डायामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव वैल्यू होती है, पैरामैग्नेटिक है अगर तो पैरामैग्नेटिक के लिए स्लाइटली पॉजिटिव होगी, और फेरो है, फेरो के लिए हाईली पॉजिटिव। कैसा बोला मैंने, हाईली पॉजिटिव। ये बात आपको याद रखनी है, ये दो बात याद रखिए। इसको क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज। बोलोगे सर पहले बी को भी तो आप यही बोलते थे, नहीं मैग्नेटिक फील्ड है वो, बस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक्सटर्नल फील्ड के बाद इसका भी जो एक मैग्नेटिक आया है वो है एच। मतलब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखना चाहूँगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I प्लस एच के, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, I जो है इंटेंस मतलब जो मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच के, यानी एच बढ़ेगा, यानी कि I बढ़ा हुआ है तो एच बढ़ा हुआ है। और I कैसे है, यूनिट वॉल्यूम में जितना मोमेंट है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम जीटा कहते हैं। जीटा मतलब एक्स को हम बोलेंगे ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कल जैसा पेन फिर से डिस्चार्ज होने लगा, 1 मिनट बस। तो ससेप्टिबिलिटी क्लियर होगा आपको, क्या होता है ससेप्टिबिलिटी, ध्यान दीजिए सारे लोग, कैसे कर सकते हैं इसको। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है अभी फिलहाल, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद ससेप्टिबिलिटी जीटा। ससेप्टिबिलिटी I अपॉन एच याद रख सकते हैं आप हमेशा, है ना। ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू की भी बात करें तो सेम जैसे अभी डाया और पैरा और फेरो मैग्नेटिक है, वैसे ही ससेप्टिबिलिटी भी होगा। यानी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होगी वो डाया मैग्नेटिक के लिए होगी, वो होगी नेगेटिव, पैरा के लिए होगी पॉजिटिव, और फेरो के लिए होगी हाईली पॉजिटिव। क्लियर है क्या। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं हम। मैंने बोला बी की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके किसके, I और H के। यानी बी की वजह से I और H दोनों डिफाइन हुए हैं, यानी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से आए। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। मैंने पहले भी बोला था इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से I और H दोनों आए हैं। क्लियर है आई थिंक। तो ये बात आपको याद रखनी है
ये दोनों किसकी वजह से आए हैं? बी की वजह से, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। अब थोड़ा ससेप्टिबिलिटी से थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू आई प्लस एच। आई को अभी मैंने बताया कितना, जीटा टाइम्स एच, जीटा टाइम्स एच प्लस एच। एच कॉमन है तो एच कॉमन ले लेंगे, म्यू एच जीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से आ जाएगा बी अपॉन म्यू एच इज इक्वल टू जीटा प्लस 1। इसको ध्यान से देखिए, तो बी बाई एच म्यू होता था, और अगर मैंने एयर वैक्यूम के लिए लिखा है तो मैं बड़े आराम से इसको म्यू नॉट लिख सकता हूँ, यानी ये म्यू नॉट है। बी बाई एच म्यू होता था, नीचे आ गया म्यू नॉट। क्या इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोल सकते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी। अगर आपको याद हो तो ससेप्टिबिलिटी और आई की वैल्यू मैंने एक जैसी बताई थी। तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू अगर मैं बोलूँ, डायामैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास, तो डायामैग्नेटिक के लिए ये जो जीटा है वो हल्का सा पॉजिटिव नहीं होता था, हल्का नेगेटिव होता था। ठीक है, हल्का नेगेटिव होता है, यानी म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए या लेस देन 1 होनी चाहिए। क्या लगता है? सुनिए, मैंने बोला कि जीटा जो होता था डायामैग्नेटिक के लिए होता था नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि म्यू आर की वैल्यू जो होगी, जीटा घटेगा तो 1 से छोटी हो जानी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। वही अगर पैरामैग्नेटिक है तो पैरा के लिए जीटा होता था पॉजिटिव, और अगर जीटा पॉजिटिव है पैरा के लिए तो म्यू आर ग्रेटर देन 1। फेरो के लिए अगर बात करें तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जीटा होता था हाईली पॉजिटिव। जीटा अब होता था, मतलब मैंने बोला सेम आई के जैसा है, तो म्यू आर की वैल्यू 1 से तो बहुत बड़ी हो जाएगी। किसमें? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो इस तरीके से हम कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर का आइडिया लगा सकते हैं। अभी मैं ना आपको शॉर्ट में तीनों मटेरियल एक साथ समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक तरफ रहेगा हमारा मैग्नेटिक कैरेक्टर और एक तरफ रहेंगे हमारे मटेरियल। इधर मैं लिखना चाहूँगा डायामैग्नेटिक, इधर लिखूँगा पैरामैग्नेटिक और इधर लिखूँगा फेरोमैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल का पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे है अपना क्या, NaCl है ना, H2O है, ये सब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, कॉपर भी बोल सकते हैं, ETC। यहाँ पर पैरा में बात करें, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है ना, O2 है STP पर, N2 इसमें आ जाएगा डाया में। फेरो की बात अगर करें तो बहुत फेमस है, आयरन, कोबाल्ट है, निकेल है, ETC, ये सब फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा बात अगर करें हम कैरेक्टर की एक्सटर्नल फील्ड में, है ना, यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल्स हो गए। एक्सटर्नल फील्ड लिखता हूँ यहाँ, एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा कि ये इट इज रीपेल बाय एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में इसको रीपेल होगा। क्यों ऐसा होगा? जैसे मान लो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, फील्ड लाइन इससे दूर जाएगी, मतलब इससे चिपक के नहीं जाएगी, इससे चिपक के नहीं जाएगी, इसको देखेगी तो दूर जाएगी फील्ड लाइन्स, ये फील्ड लाइन्स। तो इससे पता चलता है कि रीपेल हो रही है। वहीं पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर है हमारे पास, पैरा है, तो फील्ड लाइन इसके क्लोज जाएगी, क्लोज एकदम पास से जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इट इज अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड में अट्रैक्ट होगी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। तीसरी वाली से सारी फील्ड लाइन अंदर से ही पास हो गई ज़्यादातर। तो ये बोल सकते हैं क्विकली अट्रैक्टेड, सबसे ज़्यादा यही अट्रैक्ट होगी बाय एक्सटर्नल फील्ड। आई थिंक क्लियर है। तो ये इनके दूसरे एग्जाम्पल की बात हो गई एक्सटर्नल फील्ड में।
अभी तीसरा बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या रहेगा? तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जैसे ही रखोगे इसको, जैसे कि ये रिपेल हो रहा है एक्सटर्नल फील्ड में, इट इज मूविंग फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड, स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड में जाएगा। ये क्या करेगा? फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, जाहिर सी बात है अट्रैक्ट हो रहा है तो वीक से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा। और ये वाला क्या होगा? फिर से क्विकली या स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। बड़े आराम से ये वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जा रहा होगा। तो अभी 3 प्रॉपर्टी आप देखिए, मैं आपका 1 मिनट और लेने वाला हूँ। क्या करना है हमको, सारे को मैं थोड़ा एक साथ बताना चाहूँगा आपको। एग्जाम्पल पहले समझ लिया आपने, फिर डायमैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड से रिपेल होता है, वही पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक क्विकली अट्रैक्ट होता है। उसके बाद बात अगर करें किसकी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, तो ये हमेशा मूव होता है स्ट्रॉन्गर से वीकर में। कौन? डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो है वो हमेशा आ जाता है फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। और फेरोमैग्नेटिक जो है वो क्या हो जाता है? क्विकली अट्रैक्ट होगा, तेजी से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्ग। ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद ससेप्टिबिलिटी, ये दोनों पहले से आपको पता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो या ससेप्टिबिलिटी हो, डाया के लिए नेगेटिव, पैरा के लिए पॉजिटिव और फेरो के लिए हाईली पॉजिटिव। यानी डाया और पैरा के लिए स्लाइटली मतलब डाया के लिए स्लाइटली नेगेटिव और पैरा के लिए स्लाइटली पॉजिटिव, जबकि फेरो के लिए हाईली पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं, है ना। इतने देर में थोड़ा सा ही चार्ज हो पा रहा है, बट ठीक है। अभी मैंने जो बताया उस पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कौन सा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। आई की वैल्यू मैंने जैसा आपको बताया था कि इसके लिए जो होगी नेगेटिव, इसके लिए होगी पॉजिटिव और इसके भी लिए होगी हाईली पॉजिटिव। फिर आई के बाद हम बात करेंगे एच की, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच, इसके लिए भी नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए फिर से हाईली पॉजिटिव। मतलब एक्चुअल में मैं जीटा बोलना चाहूँगा, ना कि मैं एच बोलूँ। एच के लिए कहना ये गलत होगा, बट ठीक है, जीटा और एच एकदम से सिमिलर है, आपको पता है, दोनों मैग्नेटिक कैरेक्टर ही बता रहे हैं। आगे की इम्पोर्टेंट जो बात है उसको ध्यान दीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट सबसे आने वाला है, टेम्परेचर की बारी है। बिहेवियर विथ टेम्परेचर कैसा है? विथ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में ये क्या होगा? इट इज इंडिपेंडेंट विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर से इसको फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा ये देखो स्ट्रेट लाइन है, इसको फर्क पड़ता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन? अरे जीटा, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं हम। वही मैडम म्यूरी क्यूरी, जो अकेले एक लेडी थी फिजिसिस्ट उस टाइम पे, अकेली नहीं थी बट उनके नाम बहुत थे, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। औरतें कोई काम ऐसा कम नहीं कर रही। तो जीटा वर्सेस टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऐसा ग्राफ। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक कैरेक्टर तो घटेगा। आखिरी है इम्पोर्टेंट,
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेरो में भी जीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, लेकिन जीटा वर्सेस टी का जब हम ग्राफ बनाएंगे शुरुआत में तो असर नहीं होगा, लेकिन एक टेम्परेचर पे जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे, ये अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर लॉस कर देता है, यानी टीसी को हम बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर है? टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल converted into पैरामैग्नेटिक। तो अगर आप ये पूछना चाहेंगे कि कौन से टेम्परेचर पे बदलता है, तो वो क्यूरी टेम्परेचर है, फिर उसे पैरा में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है। क्या पैरा भी कम्प्लीटली डाया में? अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, बट हाँ ज़्यादातर मैग्नेटिक कैरेक्टर लॉस करने के बाद लगभग डाया के बराबर हो सकता है, लगभग बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ये मटेरियल के बारे में पढ़ सकते हैं। आप इकट्ठा अगर आप देखना चाहें तो ये इनके सारे कहानी है, आप देख सकते हैं एक बार। तब तक एक बारी मैं फिर से थोड़ा एक मिनट का गैप ले लेता हूँ। लाइफ में देखो यार गैप होना चाहिए, जैसे कि गैप फिजिक्स है ना, तो गैप होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये रहे अपने डाया, पैरा और फेरो के आपके एग्जाम्पल्स। कभी भी बोर्ड एग्जाम में भी इस तरीके से आप एक्सप्लेन इनको कर सकते हैं। तो ये इतना मैंने आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या कैरेक्टर समझाया, अभी जो समझाया यहाँ से लेके। थोड़ा एक पोर्शन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो हो ही गया, एक है अर्थ मैग्नेटिज्म। मैंने उसको जान के आखिरी में रखा है, क्योंकि कई पोर्शन से, जैसे नीट के पोर्शन से कुछ कटे हुए हैं, है ना। IIT एडवांस भी बहुत सवाल नहीं पूछता है, बट इसके यूज है, जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ के, एंगल ऑफ डीप क्या है, अर्थ की फील्ड कैसे काम करती है, कैसे हम इसको समझते हैं। थोड़ा सा मैं 5 मिनट इसमें भी आपका लेना चाहूँगा, ठीक है। तो देखिए फटाफट 1 मिनट में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्विक रिवीजन हो गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, है ना, शेयर करिए फ्रेंड को चैनल, वो भी सब्सक्राइब करे, फिर उसको 3-4 लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करवाने के लिए, फिर उन 3-4 को बोलिए अगले 3-4 को भेजें, ठीक है। तो बस मेरा इतना ही प्रमोशन था। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं और वीडियो डालूंगा इस पे आपके काम की, जिसको आप पेपर के टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अरे यार हमेशा पढ़ो, पेपर के टाइम ही क्यों पढ़ोगे। तो चलो आगे चलते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ अर्थ मैग्नेटिज्म, आइए देखते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। यार लोग कहते हैं कि अर्थ के अंदर बार मैग्नेट है, जो कि बिल्कुल गलत है। अर्थ के अंदर ना बिल्कुल गोला नहीं बना पाया मैं, और मुझे पता भी है कि मैं गोला बनाऊंगा तो टेढ़ा बनेगा, बट ठीक है ट्राई करता हूँ। मान लो ये अर्थ है ना, इसकी एक एक्सिस मान लो, इसको मैंने जोग्राफिक नॉर्थ और इसको जोग्राफिक साउथ बोला। एक और एक्सिस है, थोड़ी इंक्लाइन होगी 11.3 डिग्री, इसको मैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ बोलूँगा, ठीक है। एक्चुअली वो डिल्टेड है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर जो जोग्राफिक है उसके परपेंडिकुलर एक जो प्लेन होगी उसको हम जोग्राफिक इक्वेटर बोलते हैं, और इसके परपेंडिकुलर जो एक प्लेन होगी उसको हम मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। आई थिंक क्लियर है आपको, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आपको। जो एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस से पास करती है उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे, मतलब मैग्नेटिक पोल से पास होती है, और जो जोग्राफिक पोल से पास होती है वो जोग्राफिक एक्सिस कहलाएगी। क्लियर है। इसमें 2 चीज़ और हैं, एक है मैग्नेटिक मेरिडियन और एक है जोग्राफिकल मेरिडियन। ये एक प्लेन है जो कि पास होगी, विच इज पासिंग थ्रू, कहाँ से पास होगी, जोग्राफिक मैग्नेटिक मेरिडियन है तो मैग्नेटिक एक्सिस से, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगी। ये वैसी प्लेन है विच इज पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है।
एंड दोनों के लिए एंड अ पॉइंट, एक पॉइंट से भी पास होनी चाहिए जिस पे हमको पूछा गया है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये पॉइंट है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये रही प्लेन, और एक ये प्लेन है, ये रही एक प्लेन। तो ये वाली अगर मैं बोलूँ कि टेढ़ी है थोड़ी सी, तो मैं इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोल दे रहा हूँ, इस वाले को मैंने ज्योग्राफिक मेरिडियन बोल दिया। इन दोनों के बीच के एंगल को याद रखिएगा हमेशा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। थीटा को क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन। ठीक है, ठीक है। अब बारी आती है एंगल ऑफ डीप की। सबसे काम का अपना यही है, एंगल ऑफ डीप। क्या होता है एंगल ऑफ डीप? मैग्नेटिक निडल, जो कि अगर हमारे पास एक निडल है, मान लो ये रही निडल, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये अपने वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट हो सकती है। तो ये मैग्नेटिक निडल को हम अर्थ के चारों तरफ ले जाएंगे। अर्थ के अंदर एक्चुअल में मैंने बताना भूल गया बीच में कि इसके अंदर ढेर सारे ना मोल्टेन आयंस हैं। जैसे कोर में अर्थ के बहुत हीट होता है, तो मोल्टन आयन, मेटल्स के आयन, चार्ज, ये सब रिवॉल्व हो रहे हैं अर्थ के एक्सिस के साथ, अर्थ के साथ। तो इनके चार्ज के रिवॉल्व होने की वजह से पहले भी चैप्टर में आप जान चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, इस तरीके की होगी, ऐसी, है ना, ऐसी होगी। कैसी होगी? ऐसी होगी। तो मैग्नेटिक निडल को हम जब लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक निडल ऐसा पोल पे वर्टिकल हो जाती है, जबकि ऐसा सरफेस के साथ यहाँ पे इक्वेटर पे पैरेलल रहती है। तो इसी वजह से अगर मैं बोलूँ कि इस डीप की वैल्यू, डेल की वैल्यू की बात अगर करें पोल पर, तो पोल पर हो जाता है ये मैक्सिमम। पोल पे मैक्सिमम मतलब अर्थ के सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेता है, यानी मैक्सिमम होने का मतलब डेल हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। और बात अगर करें इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पे ये पैरेलल रहता है, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। ठीक है, डीप की वैल्यू पोल पे 90 और इक्वेटर पे 0 डिग्री। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने बोला मैग्नेटिक निडल अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, ध्यान से देखिए, ये रही अपनी, लेटाना पड़ेगा, ये रही अपनी, क्यों नहीं सीधा बनता है भाई, क्या दिक्कत है तेरा? ये देखो, ये रही अपनी, मान लो कि ये रही अपनी, ये रही मैग्नेटिक निडल, ये वाली, और ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH, और ये नीचे की तरफ है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैंने डेल बोला, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी। तो आप ध्यान से B को लिख सकते हो, अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, B cos ऑफ डेल, और वर्टिकल वाले को लिख सकते हो B sin ऑफ डेल। ठीक है, tan डेल की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो आप BV बाय BH लिख सकते हो। बड़े आराम से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लिख सकते हो, किसकी? अर्थ के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डीप की बात मैंने कहा था कि हम मैग्नेटिक निडल को चारों तरफ ले जाएंगे, है ना। इट इज एंगल मेड बाय निडल विथ सरफेस ऑफ अर्थ, या हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम डीप कहते हैं। क्लियर है? इसी वजह से मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ लिया। और अभी जो मैंने ये प्लेन बनाया है, ये प्लेन जिसको आप देख पा रहे हैं निडल के साथ, ये निडल है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर आपसे कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के पूछे कि बताओ दोनों में से कौन सा प्लेन होगा, आप हमेशा मैग्नेटिक निडल बनाना। ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। बड़े आराम से इन चीज़ों को आप कर सकते हो। और ये रहा अपना अर्थ मैग्नेटिज्म का पूरा कहानी। मैग्नेटिज्म चैप्टर के बारे में अब आखिरी में मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैप्टर का इतिहास बहुत पुराना है। 1314 ईस्वी में सबसे पहले मैग्नेट के बारे में जानकारी मिला। उससे पहले भी चाइनीज लोग नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी मैग्नेट तभी भी था। सबसे पहले मैग्नीशिया आइलैंड पे पता चला था। सेपर्स जो उनके वुडन जो शूज़ थे वो चिपक रहे थे वहाँ पे, उनके जो नेल होते उनके पास, तो वो चिपक रहे थे। तो उनको पता चला कि वहाँ पे कुछ मटेरियल है जो कुछ कैरेक्टर रखती है।
तो उसे बाद में फिर उसी नाम पे मैग्नीशिया के नाम पे मैग्नेटिज्म रख दिया गया। तो मैग्नेटिज्म को डी मैग्नेट करके एक विलियम डी गिलबर्ट करके साइंटिस्ट हैं, उनकी बुक में भी आप पढ़ सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट वगैरह, मैग्नेट का इतिहास कब का है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा क्विक रिवीजन। मुझे लगता है कि ये इनफ होगा आपके बेसिक रिवीजन के लिए जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, और भी इसमें चीज़ें ऐड की जा सकती है, बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव अ नाइस नाइट। शेयर करिए फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच।